नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सोचकर जरा देखिए, आप किसी स्विमिंग पूल में या कहीं समंदर में कहीं पर भी तैर रहे हैं और आपको जब आप समंदर से बाहर निकलें, आप स्विमिंग पूल से निकलें तो आपकी तबीयत खराब, आपको पता चले कि नाक के रास्ते एक अमीबा आपके शरीर में दाखिल होकर ब्रेन तक पहुंच रहा है। जाहिर है यह बहुत ही खतरनाक और दहशत में डालने वाली स्थिति है। और यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। केरल में एक ऐसे ही अमीबा से 18 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रेन ईटिंग अमीबा की दहशत ने हैरान करके रखा है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे स्वदेश विशेष। तो केरल में इन दिनों ब्रेन ईटिंग अमीबा का संक्रमण चिंता का कारण बन चुका है। यह अमीबा इंसानी शरीर में घुसकर सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। समय पर इलाज न मिले तो ज्यादातर मामलों में इसकी वजह से मौत हो जाती है। केरल स्वास्थ्य विभाग के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल यानी साल 2025 में अब तक 67 लोग 67, जी हां, इतने लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और 67 में से 18 लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में एक 17 साल का लड़का इस घातक बीमारी के संक्रमण की चपेट में आया। अब सवाल उठता है कि यह अमीबा होता क्या है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक फ्री लिविंग अमीबा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गंभीर इंफेक्शन पैदा कर सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो नाइग्लेरिया फ्लावरी है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिमाग पर हमला करता है। अब सवाल उठता है कि यह संक्रमण फैलता कैसे है। यह अमीबा आमतौर पर गर्म और ठहरे हुए पानी में पाया जाता है। दूषित पानी जब नाक के जरिए शरीर में दाखिल होता है, स्विमिंग पूल से संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है, तो अमीबा सीधा दिमाग तक सफर करके पहुंच जाता है। तैराकी के दौरान पानी नाक में जाना, ठीक से क्लोरीनेट न किए गए स्विमिंग पूल या ठहरे हुए पानी का संपर्क, ये सभी चीजें संक्रमण के खतरे को बढ़ा देती हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्यों इतना खतरनाक है। तो दरअसल अमीबा नाक से होते हुए दिमाग तक पहुंचता है और वहां एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, एक दुर्लभ लेकिन घातक तरीके का इंफेक्शन है, वो पैदा करता है। अधिकतर मामलों में वक्त रहते उपचार न होने पर जानलेवा साबित होता रहा है, ये आंकड़े साबित करते हैं। बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तरीके ऐसे हैं जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन लापरवाही अक्सर जान पर भारी बन जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं और जाहिर सी बात है, ऐसे में जागरूकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्विमिंग पूल में तैरना, ठहरे हुए पानी में आमतौर पर लोगों का जाना, बाकी तरह से संपर्क में आना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं होती है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर कोकिला बनर्जी जुड़ चुकी हैं। फिलहाल जानी मानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं एजिलस डायग्नोस्टिक्स में। डॉक्टर कोकिला, सवाल उठता है कि मतलब तमाम डेटा से आप लोग गुजरे होंगे, दुनिया भर के भी आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए लेकर आएंगे। ठीक है, अभी किसी क्षेत्र विशेष में, किसी इलाके विशेष में इसका साइज छोटा है, लेकिन मौत एक हो या मौत 1000 हो, आमतौर पर किसी तरह के संक्रमण से जब मौत होती है तो कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इसे कैसे देखा जाए, इसका नेचर क्या है? नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो अमीबा है ये केरला में आजकल काफी फैला हुआ है। आजकल नहीं बल्कि 2-3 सालों से पिछले काफी इसके केसेस आ रहे हैं, सिर्फ केरला नहीं। मैं पहले एक बात क्लियर यहाँ पे करना चाहती हूँ। ये जो फ्री लिविंग अमीबा है ये सिर्फ एक तरीके का नहीं होता है, इसके 4 प्रकार बेसिकली होते हैं। एक होता है निग्लेरिया, एक अकैंथमीबा, एक सेपीनिया और एक बैलेमूथिया मैंट्रिलिस। अब अकैंथमीबा के भी बहुत वैरायटीज होते हैं और वो सारे वैरायटी इन्फेक्शन करते हैं। निग्लेरिया के बहुत वैरायटी होते हैं, लेकिन सिर्फ एक निग्लेरिया फाउलरी इन्फेक्शन करता है और सपीनिया और बैलेमूथिया के इन्फेक्शन काफी रेयर होते हैं।
तो ये जो निग्लेरिया के इन्फेक्शंस आजकल प्रिडोमिनेंटली केरला में देखे जा रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा, पानी से फैल रहा है। और जिनको भी फिर इन्फेक्शन ये होता है तो ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक इन्फेक्शन होता है, बहुत ही इमीडिएटली अफेक्ट करता है ब्रेन को और तेजी से बिगड़ जाता है, पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है और डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टेन। ऑल्दो हम लोग लकी रहे हैं केरला के केस में कि इतनी ज्यादा डेथ्स हमें देखने को नहीं मिली हैं। मैक्सिमम 30% डेथ रेट रहा है क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस हुआ है। अवेयरनेस काफी गवर्नमेंट की तरफ से थी जो कि फैलाया गया है बिल्कुल चारों तरफ, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। अवेयरनेस की वजह से इन्फेक्शन रेट, डेथ रेट्स काफी, मोर्टेलिटी रेट्स काफी कम रहे हैं। बिल्कुल, तो मोर्टेलिटी रेट कम है और चूंकि लगातार लोगों में जागरूकता है और चूंकि 2-3 साल से ये मौजूद है, खासतौर पे इस इलाके विशेष में, इस वजह से भी बहुत ज्यादा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस बीच में परिचय करा दूं, मुझे खुशी हो रही है प्रोफेसर एम वली को अपने साथ चर्चा में शामिल करते हुए। वली सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि किसी परिचय की दरकार तो नहीं है आपको, लेकिन वली सर एक ऐसे फिजिशियन हैं जिन्होंने हमारे भारत के जो दिग्गज राष्ट्रपति हुए हैं, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मिस्टर प्रणब मुखर्जी, उनको एज अ फिजिशियन उन्होंने सर्व किया है और आज हमारे इस पैनल में मौजूद हैं एक बहुत ही संजीदा, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए। वली सर, जब भी कोई संक्रमण पैदा होता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक कि ठीक है, शायद उसके बारे में अवेयरनेस की कमी है, शायद उसके नेचर और बाकी चीजों को लेकर हम उतने ज्यादा अलर्ट नहीं हैं। यहां तो कोई चीज मौजूद है और केरल के बारे में हम देखते हैं, चाहे वो इससे पहले भी कोरोना का संक्रमण हो, हम इससे पहले भी चमगादड़ों से होने वाले जो संक्रमण की बात करते थे वो हो, नीपा वायरस की मैं चर्चा कर रहा हूं, इन सारी चीजों में हमेशा केरल एक हॉटस्पॉट बन जाता है, केरल वो एंट्री पॉइंट बन जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बात अजीब है और ये भी केरला में आइसोलेट हुआ है और काफी केसेस आने के बाद पता लगा है। केरला एक एक्सपोज्ड स्टेट है जिसमें हर घर का एक आदमी बाहर रहता है औसतन, और केरला में टूरिज्म काफी होने से, और वो लोग भी डेली आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई किसी घर से जो बाहर गया हुआ है। केरला गिव्स अस मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज, तो ये एक रीजन ये हो सकता है। लेकिन ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसमें पूल में कहीं से कॉन्टेमिनेशन गया है। वो केरला एज सच साफ सुथरी स्टेट है और ये कॉन्टेमिनेशन का कुछ लगता है, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। आज सुबह केरला की हेल्थ मिनिस्टर के स्टेटमेंट आया है, आपके चैनल पे भी आया होगा, आपने भी दिखाया होगा। वो यही कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो कि एक यूजुअल पॉलिटिकल रिप्लाई होता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। ये अमीबा तो है, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए हमको एंटी अमीबिक दवाई नहीं बल्कि दूसरी दवाएं चाहिए होती हैं, जैसे एम्फोट्रेसिन बी, जो आपको याद होगा ब्लैक फंगस में यूज की गई थी, और एक और दवा रिफेम्पिन, उससे इसका इलाज होता है। दूसरी ये हॉट वाटर में होता है, तो गर्म पानी में अनुकूल टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास, 50 डिग्री पे ये खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो ये जो अमीबा है, ये हमें भी पढ़ाया गया था जब हम स्टूडेंट्स थे, और डॉक्टर साहब बैठी हैं पैथोलॉजिस्ट आपके पास इतनी स्मार्ट, तो वो हार्टमेनेला भी एक इसकी स्पीशीज होती है जो नेजल रूट से जाता है। अब इसमें दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ब्रेन में क्यों घुस रहा है, क्योंकि स्विमिंग में नाक से पानी जाता है, नाक के अंदर ब्रेन के कम्युनिकेशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो नाक की सूंघने वाली नर्व होती है, और वो नर्व जो है वो एक जाल की तरह होती है, ऊपर से बारिश की बूंदों की तरह उसकी ब्रांचेस नीचे आती हैं। कहने को तो वो ऑल्फैक्टरी नर्व कहलाती है, लेकिन वो ब्रांचेस होती हैं उसकी 10-12 दोनों तरफ नाक के सेप्टम के, एक प्लेट होती है छोटी सी छन्नी की तरह, जिसमें से वो नसें ब्रेन से नीचे आती हैं, उसको हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। और उन नसों के चारों तरफ बहुत बारीक मेनिंजीज होती हैं जो ब्रेन की झिल्लियां होती हैं। जैसे आप 3 टियर सिक्योरिटी देते हैं वीआईपी को, उसी तरह ब्रेन की भी 3 टियर सिक्योरिटी इन 3 मेम्ब्रेन्स के जरिए होती है, और वो तीनों मेम्ब्रेन उन नसों पे लिपट कर नीचे तक आती हैं।
अब नाक के अंदर बहुत ये एक बड़ा सेंसिटिव स्पेस होता है, उसी स्पेस में संक्रमण हो जाए तो बहुत कम जगह होती है बैक्टीरिया से, अमीबा से बचने के लिए, और वो संक्रमण सीधा ब्रेन के फ्लूइड में चला जाता है जो कैपिलरी स्पेस की तरह वहां पे होता है। तो वाटर एंटरिंग द नोस्ट्रिल है पैथोलॉजी इसकी, और ये आइडेंटिफाई जो हुआ है, ये नेग्रेला जो आइडेंटिफाई हुआ है, इसके एपिसोड्स 2019 में भी हो चुके हैं और इससे पहले 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और ये केरला के 2-3 जिलों में गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और किनारे तक कोस्टल जगह भी गया है, लेकिन ये खारे पानी में नहीं ग्रो करता। ये ग्रो करेगा तो स्टेगनेंट वाटर में करेगा, टेम्परेट वाटर में करेगा जिसमें थोड़ा हीट हो, और ये ग्रो करेगा तो उस पानी में करेगा जो रुका हुआ होगा। और स्विमिंग पूल में क्लोरीन काफी मेंटेनेंस जिनका आप दिखा रहे हैं अच्छा होता है, वहां पे मर जाएगा। लेकिन स्विमिंग पूल के पानी को रूटीनली हम क्लोरीन के लिए और टीडीएस के लिए बहुत कम करते हैं। अब आपने चूंकि मुझसे पूछा है तो मैं यहाँ एक बात बताने में शर्म नहीं करूंगा कि स्विमिंग पूल की हाइजीन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमको नहाकर स्विमिंग पूल में उतरना होता है। लेकिन जब नहाने की बारी आती है तो लोग सोचते हैं हम तो सुबह नहाए थे, साफ सुथरे हैं, थोड़े से पानी से अपनी बॉडी को भिगो के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं दिखाने के लिए कि हमने शावर ले लिया। वो शावर हाइजीनिक नहीं होता है जब तक कि आप अपनी थाइस को, जेनिटल्स को क्लीन ना करें और अंडरगारमेंट्स आपके साफ ना हो। मैंने स्विमिंग पूल में लोगों को नाक सुनकते भी देखा है और बहुत सी नाजेबा हरकतें करते हुए भी देखा है, इवन फॉरेनर्स को। लंदन में मैं एक स्विमिंग पूल में जाता था विक्टोरिया स्ट्रीट पे, तो वहां नहाने से पहले जो है स्विमिंग पूल से पहले कोई नहाता नहीं था ठीक से, और स्विमिंग पूल के बाद बड़े अच्छे से नहाते थे, साफ सुथरे होके जाते थे। तो मैं सोचता था कि यही हाइजीन जो ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये स्विमिंग से पहले क्यों नहीं करते, इतनी अच्छी से क्यों नहीं नहाते। वैलिड पॉइंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर कोई चीज बनाई गई है तो मतलब जैसा डॉक्टर वली कह रहे हैं कि कोई चीज अगर बनाई गई है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके कुछ एथिक्स हैं, और कोई चीज अगर आपकी साफ सफाई के लिए, आपकी हाइजीन के लिए बनाई गई है तो जाहिर सी बात है कि उसकी हाइजीन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है और बाकी इस पूरे इकोसिस्टम्स की भी है। चलिए, डॉक्टर ज्योति बाला भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा डायरेक्टर और एचओडी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, फोर्टिस में, नोएडा में। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति। ऐसा क्या हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब डॉक्टर वली ने बताया कि किस तरह से दाखिल हो रहा है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या ब्रांचेस हैं, कहां ये ब्रीच कर रहा है, लेकिन ये जाके कर क्या ऐसा रहा है कि चूंकि हमारे पास सही वक्त पे अगर इलाज ना मिले तो सीधा मतलब मौत का ही खतरा है, मतलब ये अपने आप में चिंता बढ़ा देता है। ऐसी क्या चीज है जो इतना डेडली हो जा रहा है? देखिए, ये एक इन्फेक्शन है, दिमागी बुखार जिसे कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वैसे ही ये अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस है। ये अमीबा है जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है। ब्रेन हमारा एक प्रिविलेज्ड ऑर्गन होता है, उसमें जैसे डॉक्टर वली ने एक्सप्लेन किया कि इन्फेक्शन बहुत आसानी से जाता नहीं है क्योंकि 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। पर जैसे वाटर गेम्स और हॉट वाटर स्प्रिंग्स में लोग वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, नाक के थ्रू एक बार जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो ये बहुत जल्दी से वहां पे ब्रेन में मल्टीप्लाई करता है और इन्फेक्शन करता है, जिसे हम अमीबिक एन्सेफलाइटिस कहते हैं या मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहते हैं। जैसे आपको दिमागी बुखार वायरस या बैक्टीरिया या टीबी से होता है, उसी तरह ये अमीबा से हो रहा है। अब इस दिमागी बुखार में सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और जब तक आप सोचते हो कि ये अमीबा हो सकता है तब तक ज्यादातर केसेस में ये मोर्टालिटी भी हो जाती है। अक्सर पाया गया है कि जैसे वर्ल्ड ओवर जितने भी केसेस हुए हैं, लगभग 11 केसेस हैं जो सर्वाइव किए हैं, क्योंकि जब तक आप समझ पाते हो कि ये अमीबा की वजह से इन्फेक्शन है तब तक ये इतनी तेजी से फैल चुका होता है ब्रेन में कि इसका इलाज करना और इन पेशेंट्स को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर जैसे अब केरला में ये केसेस अक्सर आ रहे हैं, जैसे उन केसेस को अगर हम जल्दी पकड़ लें और जल्दी इनको ट्रीट करें तब डेफिनेटली इसमें बेटर आउटकम के चांसेस होते हैं। पर जैसे डॉक्टर वली ने कहा है वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि स्विमिंग पूल में जाने से पहले जो हाइजीन जो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
अगर आप थोड़ी सी उस वक्त प्रिकॉशंस रखें और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, अगर हम स्टैंडर्ड जो हमारी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की टेक्स्ट बुक्स है उसमें अब स्विमिंग पूल हाइजीन के हम स्टेप्स देखें तो कम से कम 15 मिनट अच्छे से नहाना होता है स्विमिंग पूल में एंटर करने से पहले, जबकि अक्सर हमने देखा है कि लोग बिना कोई प्रिकॉशन लिए स्विमिंग पूल में एंटर कर जाते हैं। और अक्सर जैसे डॉक्टर वली ने बताया कि ये जो अमीबा है ये हॉट वाटर में सर्वाइव करता है, 35 to 45 डिग्री तक में सर्वाइव करता है, स्पेशली जहां पे क्लोरिनेशन अच्छे से नहीं होती है स्विमिंग पूल पे, स्विमिंग पूल की हाइजीन में कहीं ब्रीच होता है, वहां इस अमीबिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर ये दिमाग में घुस गया तो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करता है, आपको संभलने का मौका ही नहीं देता है। बिल्कुल, और ये अपने आप में मतलब अभी तक की चर्चा में आप समझ पाए होंगे कि मतलब इससे बच निकलने की जो तमाम चीजें हैं वो प्रिकॉशन में ज्यादा है। मतलब एक बार आप इसकी जद में आ गए तो तमाम उपाय जो हैं वो तो किए जाएंगे, लेकिन वो बहुत हद तक नाकाफी हैं और वो विकल्प बहुत कम है। मुझे यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब मैं लौटूंगा तो समझूंगा कि आखिर इसकी पहचान के तरीके क्या है, मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह से पता लगाया जाता है, शुरुआती दौर में किस तरह से पता लगाया जाता है, और ये जो एक विकल्पहीनता की स्थिति, मतलब इस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है, उदाहरण क्या है, पूरी दुनिया में आखिर क्या हो रहा है इस बारे में, इन सभी पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बहुत ही अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। केरल में जो एक ब्रेन ईटिंग अमीबा ने दहशत फैला रखी है, उसका दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर कोकिला, कोविड था या बाकी कोई संक्रमण है, उसे टेस्ट करने की किट्स होती थी, तरीके होते थे, यहां पर पहचान के तौर तरीके क्या हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो लक्षण के तौर पे संक्रमण में देखे जाते हैं? जरूर, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। इसके पहले मैं एक पॉइंट बस हाईलाइट करना चाहती हूँ। डॉक्टर वली ने बिल्कुल सही कहा, स्विमिंग पूल से ये इन्फेक्शन काफी फैल रहा है, लेकिन इसके अलावा ये इन्फेक्शन आ रहा है और कई जगहों से भी, जैसे कि पॉन्ड्स या लेक्स, झील या तालाब में नहाने की वजह से, स्पेशली बारिशों के बाद जब पानी मिट्टी भरा हो जाता है, क्लियर पानी नहीं रहता है, तब ऐसे तालाबों में नहाने की वजह से, या वाटर पार्क्स में जो एक्टिविटीज होती हैं, स्प्लैश पूल्स होते हैं, वहां पे स्पेशली जब पानी आप डाइव करते हैं पानी के अंदर, तो डाइव करने की वजह से वो पानी आपकी नाक में ज्यादा जाता है। इन सब सिचुएशंस में जहां डाइव करो तब पानी नाक में जाए, या इवन वाटर रिंजिंग, वो जो जल नेति की प्रक्रिया कुछ लोग करते हैं, पानी नाक से खींचते हैं, सिरिंजिंग जिसको बोलते हैं, वो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये जो एक तकनीक है जो कि गंदे पानी से अगर की जाए तो इनकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलता है। तो हमें सिर्फ स्विमिंग पूल को नहीं, इन सब बाकी चीजों को भी अपने दिमाग में रखना होगा। अच्छा, अब हम आते हैं टू द डायग्नोसिस पार्ट। डायग्नोसिस इस अमीबा का इमीडिएट एक डायग्नोसिस होता है, जो कि हम माइक्रोस्कोपी, जो सीएसएफ सैंपल पेशेंट की ब्रेन से जो फ्लूइड निकाला जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, वो लेकर के एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है, वेट माउंट एग्जामिनेशन, जिसमें हम देख सकते हैं कि अमीबा दिखता है हमें डायरेक्टली और वो मूव कर रहा होता है, उसकी वजह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा हम स्लाइड्स को स्टेन कर सकते हैं, अपने सैंपल को स्टेन करके, जीमसा स्टेनिंग, एचएनई स्टेनिंग, पैस, ब्रोकोट, ये सारी तकनीकें होती हैं जिनकी वजह से हम उनको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीएसएफ का जो सेल काउंट, सेल टाइप वाली स्टडी होती है, उससे हमें थोड़ा पता चलता है कि सेल किस तरह के सेल्स हैं सीएसएफ में, उससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कौन से प्रकार का हो सकता है। शुगर जो लेवल है वो क्या है, प्रोटीन के लेवल्स क्या हैं, उससे हमें इंगित करता है कि हमें किस तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। और डायग्नोसिस के लिए और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर जो है वो होते हैं कल्चर्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जीनोटाइपिंग, बायोप्सी, जो कि यूजुअली पेशेंट के डेथ के बाद ही होते हैं, लेकिन हाँ, व्हेन द पेशेंट इज अलाइव तब भी ये बायोप्सी का प्रोसीजर किया जा सकता है। तो इन सब तकनीकों से हम अमीबा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बोल सकते हैं। पर सबसे जल्दी विद इन हाफ एन आवर बोल देने वाला टेक्निक होता है वेट माउंट एग्जामिनेशन, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट्स लगते हैं जो कि आइडेंटिफाई ठीक से कर पाए कि हाँ वो अमीबा देख रहे हैं या नहीं। डॉक्टर वली, हमें जरा ये बताइए कि मतलब चूंकि इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि
इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो रोकथाम है या इसे रोक पाने, मतलब ये थोड़ा सा विकल्प उसके कम है, ऑप्शंस कम है, मतलब क्या दुनिया में भी यही स्थिति है या ये स्थिति भारत में फिलहाल है, इस दिशा में थोड़ा सा और एग्रेशन की आवश्यकता है? नहीं, वर्ल्ड वाइड तो ये टीबी, एमबीबीएसिस, पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियां, गंदा पानी, खाने में हल्दी में मिलावट, घी में मिलावट, ये तो होता ही नहीं है जी बाहर। तो बाहर इस तरह की बीमारियां नहीं होते, कभी हो जाता है तो वहां मोर्टेलिटी 98% होती है, 100 में 98 मर सकते हैं वहां पे, इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। हमारे यहाँ इसकी 1/4 है, मैंने भी बताया 24% तक है। लेकिन सस्पिशन इंडेक्स डॉक्टर के यहाँ जब मरीज बेहोश आता है तो उसके दिमाग में करीब 1000 बीमारियां स्कैन हो जाती हैं कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। और आजकल डॉक्टर जो है ना स्कैन ज्यादा कराते हैं। मैं माफी के साथ अपने कुलीग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा हाथ भी लगा के पेशेंट को देखें, उसकी नेक स्टिफनेस देखें। सबसे पहली डायग्नोसिस होगी अगर पेशेंट की नेक स्टिफ है। पेशेंट होश में भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा टॉक्सीमिया नहीं प्रोड्यूस करता है। नेक स्टिफनेस इज द फर्स्ट साइन। इसमें और 1-2 साइन होते हैं इससे जुड़े हुए, कर्निक साइन और साइंस होते हैं। तो दूसरा, इसमें हम एक अमीबिक सीरोलॉजी भी करते हैं, शायद मैडम मुझसे एग्री करेंगी, मैं कम जानता हूं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ये करने चाहिए टेस्ट। सीएसएफ को देख लेते हैं, उसमें अमीबा तैर रहा होता है। एक सीएसएफ का आरटीपीसीआर भी होता है। चलिए वो तो लिस्ट है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बताया। अब आपने मुझसे जो ट्रीटमेंट का पॉइंट पूछा है, मैं भी उससे पहले ये एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इसमें जिम्मेदार हो सकता है किसी हद तक, क्योंकि केरला में ये नई चीज हुई होगी, ये पहले वहां नहीं होता था ज्यादा। अब ट्रीटमेंट इसका मुश्किल इसलिए है, मैंने अभी बताया था अपने मेन डिस्क्रिप्शन में कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस एंटी एमीबिक नहीं है। हमारे पेट में सबको अमीबियासिस रहती है। एवरी 3rd person वॉकिंग ऑन द रोड हैज सफर्ड फ्रॉम अमीबिक डिसेंट्री once or twice in a month, ऐसा होता है। लेकिन उसका इलाज जो है दूसरी दवा से होता है जिसको एंटी एमीबिक दवा कहते हैं। और एक बहुत पॉपुलर दवा थी फ्लैजिलम, मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दवाएं इसमें ब्रेन में नहीं जाती हैं और ब्रेन में अमीबियासिस जब हो जाती है, ये और यही वजह है कि जो जिस प्रकार का ये संक्रमण है, ब्लैक फंगस वाली दवाई इस्तेमाल करनी पड़ रही है, एम्फोटेरेसिन बी और रिफैम्पिन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर इंटीग्रेटेड हो तो उसको ब्रेन एडिमा के लिए यही ट्रीटमेंट है। और पेशेंट जितनी जल्दी, मुझे पता है आपका टाइम खत्म हो रहा है, जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाएगा उतनी जल्दी ठीक होगा। नहीं तो अगर 3-4 दिन निकल गए फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए डॉक्टर ज्योति, मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। मतलब जैसे डॉक्टर वली नेमन, मतलब क्या ये संक्रमण, मतलब ठीक है हम केरल को लेकर एक निश्चिंतता ये कर सकते हैं कि चलो भाई केरल तक है, लेकिन जिस तरह की इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात की जा रही है, जिस तरह की मिलावट की बात की जा रही है, फंगल इन्फेक्शन जो रहा है खासतौर पे कोरोना के दौर में, और उसमें बहुत सारे अलग अलग नैरेटिव थे, उन सब में लोगों की जान गई है। मतलब क्या हमें अब थोड़ा एग्रेशन दिखाना होगा और शायद इसे लेकर अवेयरनेस हर तरह से फैलानी होगी? देखिए, ये जो इन्फेक्शन है ये डेफिनेटली कंटामिनेशन की वजह से हुआ है और अभी जैसे उस एरिया में लोकलाइज है ये इन्फेक्शन, पर डेफिनेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों इतने केसेस बढ़े हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो बहुत रेयर होती है, जो मतलब इतनी कॉमन नहीं होती। अगर एक के बाद एक करते 67 केसेस आ गए हैं तो एक तरह से कुछ ना कुछ रीजन होता है उसमें कंटामिनेशन का। या तो कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल की हाइजीन में कहीं कमी नहीं है, क्लोरिनेशन प्रॉपरली नहीं हुई है। अक्सर जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है, ये वाटर का जो कांटेक्ट आएगा आपके नेजल कैविटी के साथ, वहां से ब्रेन में जाता है, तो कहीं ना कहीं वाटर में ये प्रॉब्लम है जहां से ब्रेन में पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ये ऐसे और मतलब ये और कहीं ना कहीं उस इजी एक्सेस, मतलब शरीर में अगर पानी के जरिए, नाक के जरिए कोई इन्फेक्शन, कोई अमीबा दाखिल हो रहा है तो मतलब वो तमाम हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि वो कितना घातक हो सकता है। माफी चाहूंगा, मैं इससे ज्यादा समय नहीं ले सकता, कुछ सीमा है टीवी की, लेकिन अच्छी चर्चा रही। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर ज्योति आपका, इसके साथ ही डॉक्टर कोकिला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर एम वली, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका कीमती समय लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। देखिए, कोई भी बीमारी, कोई भी संक्रमण, हमारी नॉलेज, हमारी अवेयरनेस
में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और जाहिर सी बात है स्विमिंग पूल हाइजीन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको पसंद आई हो। नमस्कार।